दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, ओके फाइन। चलिए ठीक है। आपको याद है हमें आज क्या स्टडी करना है? नहीं याद है? चलो कोई, मैं आपको याद दिला देता हूँ। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन स्टार्ट किए थे और कुछ ऑपरेटर्स हमने डिस्कस भी किए थे आपसे। और आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस के अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर जो है हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ रोज की तरह से। और हमारी जो टेकमास्टर एजुकेशन चैनल की जो क्लासेस हैं, जो रेगुलरली आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो इन क्लासेस का आप पूरा फायदा लें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप लोग ज़रूर कमेंट करें, तो इन क्लासेस का तभी पूरा फायदा आपको मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के कुछ कंसेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी क्लास का जो उद्देश्य है हमारा, वो हम लोग आज जितना भी टारगेट है हमारा वो हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो क्लासेस में आप लोग पूरा इंटरेस्ट बनाए रखें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं रेगुलरली इस टर्म को देखो बार बार ये सेंटेंस बार बार मैं दोहराता हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का कुछ पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक पार्ट हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज भी हम लोग कुछ ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं और ऑपरेटर के साथ साथ हम उनके एक्सप्रेशन भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा क्या कौन सा ऑपरेटर किस सिंबल का क्या वर्क होता है और उसकी किस तरह की एक्सप्रेशन होती है और किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये सब हमारे कंसेप्ट हैं। इन सब कंसेप्ट को आप पूरी तरह से वॉच करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ऑपरेटर है, जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वो क्या है, कुछ डिस्टर्बेंस चलता रहता है क्योंकि लॉकडाउन वाली कंडीशन के अंदर सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। चलिए फिर भी अपने आप को थोड़ा इकट्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं आपके लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारा, पिछली क्लास से लेकर जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबल्स आते हैं पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये सब सिंबल्स रहेंगे। मैं इनके नेम भी आपको बता देता हूँ, लिख देते हैं। फर्स्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू और ये इक्वल्स टू और ये आ गया लास्ट नॉट इक्वल्स टू। नेमिंग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है, सिंबल्स आप पहचान कर लें। हालांकि ये सभी सिंबल जाने पहचाने हैं, कुछ सिंबल आपको अलग लगेंगे, लेकिन मैं सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू और ये है इक्वल टू। जब दो वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा तो दोनों के दोनों ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है।
सिंगल अगर आप इक्वल टू लगाते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। जब हम लोग दोनों इक्वल टू एक साथ लगाते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है। इनके दो वेरिएबल की वैल्यू को ये चेक किया जाता है कि आप दोनों इक्वल हैं या नहीं। और एक और ऑपरेटर आप यहाँ देख रहे हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में दो ही सिंबल है यहाँ पे, एक एक्सक्लेमेटरी साइन और उसके साथ इक्वल टू मेंटेन किया जाता है, इसको अटैच किया जाता है तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है। यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो इस तरह चेक आउट किया जाता है कि आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे से नॉट इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से जाने जाते हैं। मैं इनका एक जो एक्सप्रेशन एग्जांपल है वो आपके सामने रख देता हूँ, आप जरा समझिएगा किस तरह से इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल वाइज देखिएगा आप लोग। हेडर फाइल आपको मेंटेन करनी है हर प्रोग्राम के अंदर, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। वर्ड मेन, और यहाँ मैं कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए और उन वेरिएबल से फिर वैल्यू डालेंगे और उसको चेकआउट करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। एक्स वाई जेड ए बी और सी इस तरह के वेरिएबल बनाए और बाकी अगर बीच में हमें कोई रिक्वायरमेंट बनी तो हम और बना लेंगे। तो थोड़ा सा गैप लगाकर हमने यहाँ पे लगाने से लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूँगा। स्क्रीन को क्लियर किया, CLR और SCR। एक्स वाई में कोई वैल्यू डाल लेते हैं, हम लोग एक्स में वैल्यू डाल लेते हैं, एक वैल्यू हम लोग वाई में डाल लेते हैं और जेड में भी एक वैल्यू डाल लेते हैं और कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। कुछ वेरिएबल और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ए के अंदर एक वैल्यू मैंने वो डाली यहाँ पे, तो ये मैंने अपने हिसाब से डाली क्योंकि मुझे आइडिया है इन सब ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मैं इनको कंपेयर करके दिखाता हूँ। बी के अंदर मैं एक रिजल्ट निकालता हूँ बी और चेक करता हूँ मैं क्या x ग्रेटर देन y है। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हुई तो यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न होगी और वो वैल्यू होगी 1। आपको ये याद रखना है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ जब दो वेरिएबल के बीच में हमें उनको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन करने के बाद अगर कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू 1 होगी। अगर संतुष्ट नहीं होती यानी कि कंडीशन संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, तो उस केस के अंदर कंपाइलर 0 रिटर्न करता है। तो फर्स्ट केस हमने बनाया, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा आप जरा समझते जाइएगा, अपने मन के अंदर कैलकुलेशन करके आप आइडिया निकालेगा किस तरह वैल्यू आएगी, फिर हम लोग आउटपुट देखेंगे। इसके बाद मैंने सी को मेंटेन किया और सी को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, सी इज इक्वल टू, और हमने इस बार किया जेड इज इक्वल टू वी मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद मैं डी को भी चेक कर लेता हूँ, बी नॉट इक्वल टू ए, और एक और मैं चेक कर लेता हूँ, एक वेरिएबल और है हमारे पास ई, और यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ वाई लेस देन इज इक्वल टू डी। ये मैंने इस तरह से 4 ऑपरेटर इस्तेमाल किए, 4 ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो इस तरह से आप अपने ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंटर के लिए मेरे पास 4 वैल्यू है, ये मुझको प्रिंट करनी है, तो %d। एक से ज्यादा वेरिएबल आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस तरह लगा सकते हैं। ये मैंने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, कॉमा लगाया मैंने, और सबसे पहले बी। तो फर्स्ट जो हमारा स्पेसिफायर है वो पहले वेरिएबल के लिए काम करता है, कॉमा, और उसके बाद मैंने सी को प्रिंट किया, फिर डी को प्रिंट किया, और उसके बाद ई को प्रिंट किया। तो आप लोग ये समझना है जो स्पेसिफायर जिस ऑर्डर में लगा है वो स्पेसिफायर उसी वेरिएबल के लिए काम करेगा। फर्स्ट बी के लिए, सेकंड सी के लिए, थर्ड डी के लिए और फोर्थ ई के लिए। तो आपको इन जो हमारे स्पेसिफायर हैं उसी ऑर्डर में इस्तेमाल करें जैसे आप अपने वेरिएबल को प्रिंटिंग के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैंने गेट स्विच लगा के अपने प्रोग्राम को ऑफ किया, और यहाँ पे समझने वाली बात ये आ गई कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो आउटपुट हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। अब समझिएगा जरा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ।
अगर कंडीशन संतुष्ट है तो 1 रिटर्न होगा, और कंडीशन संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। ये रूल होता है। किस तरह से आउटपुट बनेगा समझते हैं हम लोग। हमारे पास x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 है और y के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। तो आप लोग इसको देख रहे हैं ध्यान से, तो x ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन संतुष्ट हो गई। तो यहाँ पर b के अंदर जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये हम जो b यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो b के अंदर जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी हमें 1, यानी कि पहला आउटपुट आ गया 1। सेकंड कंडीशन हमने चेक की है, z इज इक्वल टू b। z में हमारे पास क्या है 1 है और b में अभी हमें 1 मिला है, तो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि z की वैल्यू b के इक्वल है, तो कंडीशन संतुष्ट हो गई है क्योंकि z के पास भी वैल्यू 1 है और b के पास भी वैल्यू 1 है। तो आप जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी c के अंदर भी 1 ही आएगी क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो c भी हमें क्या वैल्यू देगा 1 देगा, तो यानी कि सेकंड जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी 1 आएगा। थर्ड जो लाइन है उसको भी जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है b नॉट इक्वल टू a। b की वैल्यू क्या है, a है, सॉरी 1 है, और a की वैल्यू क्या है 0 है। तो नॉट इक्वल टू वाला केस बन गया, दोनों की वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है, तो नॉट इक्वल टू है, कंडीशन संतुष्ट हो गई। तो इस केस में d के अंदर भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। तीनों की तीनों कंडीशन संतुष्ट हो गई है। फोर्थ कंडीशन के केस में देखते हैं, यहाँ लिखा y लेस देन इज इक्वल टू d। d के अंदर क्या वैल्यू हम जानते हैं 1 है और y के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है। तो और कंडीशन क्या लगी है, कंडीशन आप देखिएगा, कंडीशन यहाँ y लेस देन इज इक्वल टू d, यानी कि y की वैल्यू क्या d से लेस देन या उसके बराबर है, तो ना ही बराबर है ना ही लेस देन है। यहाँ y की वैल्यू d से ग्रेटर है, तो इट मींस दिस कंडीशन इज अनसैटिस्फाइड, यानी कंडीशन फेल हो गई है। कंडीशन फेल होगी तो e के अंदर जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी बाय कंपाइल वो आएगी 0। तो यहाँ पर आपको e के अंदर मिलेगा 0। तो आउटपुट जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा 1 1 1 0। तो इस तरह से आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। वैल्यू में आप ध्यान रखना, वैल्यू जब रिटर्न हो रही है तो वो किसके हिसाब से होती है, वो वैल्यू रिटर्न होती है कंडीशन सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। सेटिस्फेक्शन के केस में 1 और अनसेटिस्फेक्शन के केस में 0 रिटर्न होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑपरेटर मैंने बताया, कुछ ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किए हैं जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू। आप बाकी के ऑपरेटर ऐसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं, एक्सप्रेशन बनाएं खुद और देखें क्या वैल्यू आती है। अपनी तरफ से आप टेस्ट करके यहाँ कोई वैल्यू डालें, उसी के हिसाब से आप कंपेरिजन करके देखें और जरा कंपाइलर क्या रोल प्ले करता है, हमें किस तरह से वैल्यू मिलती है वो आप लोग यूज करके देखें। तो ये था हमारा रिलेशन ऑपरेटर। एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन जनरेट करना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका किस टॉपिक से रिलेटेड। ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा, मैं वो आपको बताता हूँ, वो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जरा वो देख लेते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे एंड और नॉट, तीन ऑपरेटर आप लोग यूज करते हैं। ये ऑपरेटर है आपका एंड ऑपरेटर, और ये है और ऑपरेटर, और ये है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आप लोग देख रहे हैं 2 एम्परसेंट साइन इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये और ऑपरेटर सिंबल को आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सिंबल अक्सर टाइप करते वक्त हम लोग गलती कर देते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह का सिंबल आ रहा है। सिंबल को आप वॉच कर लें और कीबोर्ड से बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। अक्सर मैंने देखा है जो हमारे यूजर्स हैं, जो प्रोग्रामर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर गलत लगा देते हैं। या तो यहाँ स्लैश इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ गलती से एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेटर को आप समझें, ये एंटर की जो हमारी होती है कीबोर्ड के पास, वहीं पे आपको सिंबल उसके आसपास मिल जाता है। तो आप उसको ध्यान से वॉच करें और तब इसको आप अपने प्रोग्रामिंग में टाइप करें। तो ये 3 ऑपरेटर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एंड और नॉट ऑपरेटर। इनका मैं एक्सप्रेशन एग्जाम्पल बनाता हूँ आपके लिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा।
हेडर फाइल अपनी आदत बना लीजिएगा। मैं हेडर फाइल अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रेगुलरली हेडर फाइल लिखता जा रहा था, तो अब आप हेडर फाइल खुद लिखें। लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो जनरल यूज है मैं आपको वो भी थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में आप इनको यूज कहाँ करेंगे ये आपको आइडिया होना चाहिए पहले से। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर के केस में देखें, एक कंडीशन हमने चेकआउट की और वैल्यू रिटर्न कर ली, या तो 0 या 1 अगर कंडीशन संतुष्ट है तो। और अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो कहाँ करेंगे, अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेकआउट करनी है, इफ यू वांट टू चेक द मोर कंडीशन एट ए टाइम, देन वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर वहीं इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन को चेकआउट करना हो। तो आप क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है उसका इस्तेमाल हम लोग बताएंगे अभी आपको, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि तीनों ऑपरेटर का मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक एक्स बनाया, वाई, जेड, ए और बी, इस तरह से वेरिएबल बनाए मैंने, CLR और SCR। आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे x में मैंने एक वैल्यू डाली, एक वैल्यू मैं y में डाल लेता हूँ, और एक वैल्यू मैंने सपोज यहाँ a में रखी, कुछ और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। C और D, और B के अंदर भी मैंने एक वैल्यू रखी, सपोज 3 रखी मैंने, और की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग बनाने। तो वेरिएबल में बढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ तीनों ऑपरेटर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा कंडीशन इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ C इज इक्वल टू, मैं चेक कर लेता हूँ क्या x ग्रेटर देन y के है। एंड ऑपरेटर मैंने इनके बीच में लगाया क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन में एसोसिएट करने की मेरी इच्छा है। और मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ y लेस देन a। इस तरह से मैंने कंडीशन बनाई दो, और दोनों को एंड ऑपरेटर से लिंक कर दिया। इसी तरह से मैं D के केस में एक और कंडीशन बना लेता हूँ, सपोज B ग्रेटर देन A, और ऑपरेटर मैंने लगाया A इज लेस देन इज इक्वल टू x। और एक केस में और बना लेता हूँ, E के केस में E, और ये किया मैंने नॉट C इज इक्वल टू B। इस तरह से मैंने ये 3 कंडीशन चेकआउट की। इनको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ आपके लिए, प्रिंटफ, क्योंकि तीनों की तीनों जो वैल्यू हैं सब इंटीजर टाइप की हैं, तो मैंने 3 ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, कॉमा लगाया, B, C, D, इस तरह से, और गैस स्विच लगा के प्रोग्राम कर दिया है ऑफ। अब समझना है हमें आउटपुट, समझिए बेटा। यहां मैं आपके लिए आउटपुट क्रिएट कर रहा हूं। आउटपुट को ध्यान देना है, मैं जितना प्रयास कर रहा हूं आपको क्लियर करने का, आपने अगर उसका 50% भी अपना मन लगाया तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किए हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड है और नॉट ऑपरेटर। एंड और को समझें आप सबसे पहले। एंड और एक से ज्यादा कंडीशन को एसोसिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नॉट के केस में ऐसा नहीं है। तो जरा देखते हैं कैसे चेकआउट होगा। एक्स, वाई, ए और बी को हमने इनिशियलाइज कर रखा है, और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं। एंड के केस में समझना है सबसे पहले क्या होता है। एंड एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है जितनी भी कंडीशन यहाँ पे 2 ही कंडीशन एसोसिएट की गई है, अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट हुई तो ही कंपाइलर 1 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब एक वैल्यू रिटर्न करेगा 1। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो 0 वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो लैंग्वेज बन के आती है वो ये है कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर चेक more condition at a time. If all conditions are satisfied, then return 1, otherwise return 0. एंड के केस में हमने ये चीज समझी, लेकिन और के केस में थोड़ा सा अलग है। और के केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन संतुष्ट हो गई तो ये रिटर्न कर देगा 1,
और अगर सभी कंडीशन संतुष्ट है तो 1 आना ही है, लेकिन अगर एक कंडीशन भी संतुष्ट हो गई तो यहाँ 1 आ जाएगा। सभी कंडीशन फेल होगी उसी केस में और के ऑपरेटर के साथ 0 वैल्यू रिटर्न की जाती है। एंड के केस में क्या होगा, अगर एक वैल्यू की कंडीशन फेल हो गई, एक कंडीशन फेल हो गई तो यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया था। अब जरा देखते हैं हम लोग आउटपुट कैसे बनेगा। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y यानी कि फर्स्ट वाला ये पार्ट है ये तो हमारा संतुष्ट हो चुका है। एंड अब चेक किया हमने y लेस देन a, तो y की वैल्यू क्या a से लेस देन है, नहीं, ये कंडीशन यहाँ फेल हो जाती है। यानी कि पहला पार्ट तो ट्रू हो गया है लेकिन दूसरा पार्ट हमारा फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया है। तो अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट होती तो यहाँ 1 आता, लेकिन एक कंडीशन संतुष्ट हो गई और एक फेल हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि पहला जो सी वाला केस है, यानी कि ये जो हमने यहाँ सी लगा रखा है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है, तो सी डी ई प्रिंट करना है हमें। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, सी, और ये लिखा हमने डी, और ये लिखा हमने ई, सब आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो वैल्यू रिटर्न हो रही है सी के अंदर, तो वहां क्या आएगा, वहां पर आ जाएगा 0, क्योंकि सभी कंडीशन संतुष्ट नहीं है, सिर्फ एक संतुष्ट है। एंड के केस में ऐसा कुछ बनता है। अब लोग और वाला केस देखते हैं, और एक चीज और समझिएगा, एंड के केस में फर्स्ट से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पहले वाला जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की अगर वो संतुष्ट हो जाती है तो ही कंपाइलर अगले वाले को चेकआउट करेगा। अगर वहां जाकर उसको संतुष्टि मिल गई, यानी कि कंडीशन संतुष्ट हो गई, तो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न। अगर पहले वाला जो पार्ट है वही अनसेटिस्फाइड हो जाए तो कंपाइलर अगले वाले पार्ट को चेकआउट करेगा ही नहीं, क्योंकि अगला वाला पार्ट चाहे संतुष्ट हो या ना हो, अगर फर्स्ट वाला पार्ट हमारा फेल हो जाता है तो कंपाइलर 0 वैल्यू ही रिटर्न करता है, यानी कि अगले वाले पार्ट से फिर कुछ लेना देना नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड वाले केस में आते हैं, b ग्रेटर देन a, b की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पहले वाला जो पार्ट है ये संतुष्ट हो चुका है हमारा। अगले वाला पार्ट चाहे फेल है या नहीं है, कंपाइलर और वाले केस में 1 ही देगा, लेकिन फिर भी चेकआउट कर देते हैं लोग। a के अंदर यहाँ पर क्या है, 0 है, और x के अंदर क्या है, 10 है। तो a लेस देन इज इक्वल टू x लिखा है हमने, क्या a की वैल्यू x से लेस देन और उसके इक्वल है, तो a की वैल्यू लेस देन और x, बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन भी संतुष्ट हो जाती है, यानी कि a की वैल्यू x से लेस देन है। तो ये संतुष्ट है या नहीं है, और के केस में ये फर्क नहीं पड़ेगा अगर पहली कंडीशन संतुष्ट है, लेकिन यहाँ दोनों ही कंडीशन संतुष्ट हो गई तो यहाँ पर d आपको 1 देगा। तो एंड और के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एंड के केस में दोनों कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए 1 के लिए, और के केस में कोई भी एक कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए 1 के लिए। एंड के केस में सभी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होंगी तभी 0 आएगा। और यहाँ पर अगर और वाले केस में देख रहे हैं, अगर हमारी सभी कंडीशन, एंड का केस समझ में आया, एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन हमारी फेल हो गई, एक भी कंडीशन फेल हो गई तो 0 आ जाएगा, और सभी कंडीशन संतुष्ट हैं तो 1 आ जाएगा। और के केस में क्या है, और के केस में देखो कई बार रिपीट कर चुका हूं, एक कंडीशन भी संतुष्ट हो जाती है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सभी कंडीशन फेल है तो ही यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड वाला केस, ई वाला केस के अंदर क्या है, ई वाले केस के अंदर c इज इक्वल टू b लिखा है, c के अंदर क्या है, 0 है, और b के अंदर क्या है, b के अंदर है 3। तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कंडीशन फेल हो गई। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, यानी कि इसको रिवर्स करेगा। कंडीशन संतुष्ट है तो उसको निगेटिव बनाएगा, कंडीशन असंतुष्ट है यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको उसका निगेटिव बनाएगा, यानी कि संतुष्ट होगा तो क्या होगा, उसका 0 रिटर्न कर देगा, और संतुष्ट नहीं है तो उसका 1 रिटर्न कर देगा, यानी कि इसका अपोजिट कर देता है एंड ऑपरेटर। तो यहाँ ई वाले केस में क्या है, दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो संतुष्ट नहीं है, सी की वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो 0 है, और बी की वैल्यू जो देख रहे हैं वो 3 है। तो ये कंडीशन फेल हो गई है, लेकिन नॉट यानी कि उसका रिवर्स करेगा, तो यहाँ पर ई के अंदर जो आपको मिलेगा वो आपको 1 मिलेगा। तो आउटपुट क्या बन के आ रहा है, 0 1 1। इस तरह से आपके लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा रिपीट किया है आपके लिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर और क्लियर कर देता हूँ आज, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वरना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग मेरे तक जरूर भेजें। ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर है हमारा आज का। टोटली अगर देखें तो ये 6 नंबर का ऑपरेटर है, लेकिन आज की क्लास का थर्ड ऑपरेटर है।
वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। सिंबल आप देखिएगा, सिंबल क्या है? सिंबल है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन को चेक आउट करता है। इसका सिंटैक्स भी आप समझिएगा, क्योंकि सिंटैक्स समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेकआउट करते हैं हम लोग, और कंडीशन चेकआउट करने के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगता है, ये वाला पार्ट, और इसके बाद जो भी वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी है, वैल्यू यानी कि पार्ट 1 रहेगा आपका, वैल्यू 1, और कॉलन लगाएंगे, ये वाला पार्ट यहाँ आता है, और वैल्यू 2 यानी कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। और ये जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स हमें परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद सेमीकोलन वगैरह लग जाता है। तो हमें इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो गई तो ये वाला पार्ट रिटर्न होकर इसके पास आ जाता है। कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो ये जो सेकंड पार्ट है ये रिटर्न होकर हमारी इस वैल्यू के पास आ जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू ये लेनी है हमें या फिर ये लेनी है। अगर हमें किन्हीं दो वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का चयन करना है, चुनाव करना है, तो हम लोग इस टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशन ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं एक एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूं। मैंने x, y और z तीन वेरिएबल बनाए, CLR और SCR। x के अंदर मैंने एक वैल्यू डाली और एक वैल्यू मैंने y के अंदर डाली। आप स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैनफ का इस्तेमाल मैंने ज्यादा नहीं बताया आपको। अभी फिलहाल मैं ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसान वे पे आपको लेकर चल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने चेक किया z = x > y, क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ मैंने लिखा 1 और कॉलन फिर लगाया 0। ये मैं एग्जांपल 1 आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। सेमीकोलन, अब मैं z की वैल्यू प्रिंट करूंगा, printf %d और z। प्रोग्राम हमारा ये ऑफ हो गया है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं मैंने ये कंडीशन लगाई, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ। तो कंडीशन आप देख रहे हैं x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो x > y कंडीशन संतुष्ट है। तो ये जो वैल्यू है पहले वाला पार्ट ये रिटर्न होके आ जाएगा z के पास, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। अगर ये कंडीशन फेल रहती तो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ मैंने 1 और 0 लिखा है। यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ ही वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन यानी कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, जिन वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है वैसा मैंने डायरेक्टली वैल्यू की वैल्यू आप डालें। वेरिएबल आपको लिखना है तो आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू इस्तेमाल करनी। ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू डाली। अगर आप कोई टेक्सचुअल वैल्यू डालनी होती तो आप यहाँ पर टेक्सचुअल वैल्यू भी डाल सकते थे, लेकिन फिर आपको अपने इस वेरिएबल का भी टाइप चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल यूज करके दिखाता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। इस प्रोग्राम का तो आपको आउटपुट क्लियर हो ही गया है। इसका जो आउटपुट है वो 1 है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी संतुष्ट है। एग्जांपल नंबर 2 देखें आप। तो यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको दूसरा एग्जांपल। मैंने int x और y, एक मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैर टाइप का सपोज m ले लिया, सपोज CLR SCR। मैंने x में एक वैल्यू रखी सपोज 5 और y में सपोज एक वैल्यू रखी मैंने सपोज 1। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ m = x <y क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैंने क्या किया, y सिंगल कोमा में और n सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और मैं m को प्रिंट कर रहा हूँ, printf %c और m ch और क्लोजिंग ब्रेस। तो अगर ये कंडीशन संतुष्ट है तो पहले वाला पार्ट जाना है, कंडीशन संतुष्ट नहीं है तो दूसरे वाला पार्ट जाना है। तो दो चीज आपको क्लियर हो गई है। साथ ही ये चीज भी क्लियर कर रहा हूं मैं, अगर हमने यहाँ पे कोई कैरेक्टर वैल्यू रखनी है तो हमारा जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हमारा कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। जैसे आप z देख रहे हैं ये इंटीजर टाइप का है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी बनाई है 0 और 1।
यहाँ पे हम लोग y और n इस्तेमाल कर रहे हैं कैरेक्टर वैल्यू, तो हमारा जो वेरिएबल है ये भी कैरेक्टर में ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल क्लियर करके दिखाया। तो ये फर्स्ट जो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई है। फेल होने के बाद क्या होगा, ये n रिटर्न होगा m के लिए, यानी कि m के अंदर पहुंचेगा n, और जो आउटपुट आएगा वो भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ और आपको समझ में आ गया है। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा n। क्यों? क्योंकि m के अंदर n पहुंचे। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती तो ये वाला पार्ट नहीं, क्योंकि कैर बनाया है तो एक ही कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अभी तक हमने एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर करना आपको नहीं सिखाया है, वो हम आगे चल के सीखेंगे जब हम एरेज आपके सामने चैप्टर लेकर आएंगे। तो ये हमने आपको दो एग्जांपल के थ्रू टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल बताया। आप लोग पूरे बोर्ड को ध्यान से वॉच कर लीजिएगा और इस एग्जांपल को आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, और आगे क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर एक्सप्रेशन का ही रहेगा, क्योंकि हमारे दो ऑपरेटर अभी बाकी हैं, वो हम लोग अगली क्लास में लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग क्लास में पूरी तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए बार बार आप क्लास को रिपीट करते जाइएगा और सारे जितने कंसेप्ट है वो अपने क्लियर करते जाइएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लोग प्रॉब्लम जरूर समझते जाइएगा। मैं एक बार फिर से पूरा बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, पूरे जो टॉपिक्स थे मैं आपको सब समझ करा रहा हूँ। और बस आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। और अगर क्लियरिफिकेशन चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। आपका जो भी रिस्पॉन्स है, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप जरूर हमारे तक अपनी जो रिस्पॉन्स है वो आप जरूर देंगे दोस्तों। और चैनल के उत्साह के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को आप जो है थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों तक हमारी क्लास जरूर भेजें, और चैनल को लाइक डिसलाइक जैसे अच्छा लगे वो आप जरूर करें अपने मन से। और जो भी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फटाफट जो है शेयर करें सभी वीडियोज़ को। तो अगली क्लास तक मैं विदा लेता हूँ आपसे, और नमस्कार मेरी ओर से। और मैं चाहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ रहेंगे। अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू।